गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट का जो फर्स्ट क्लास था उसमें हम लोग पढ़े थे कि जितना भी दुनिया में सॉलिड है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड तो दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच का डिफरेंस किए थे और ये जाने थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स को कि वो चार कैटेगरी में बांटा गया है। एक टाइप डिस्कस किया गया था वो था आयनिक सॉलिड। आज हम लोग बाकी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो जो दूसरा टाइप लिखना है कॉपी पर वो लिखिएगा मेटेलिक सॉलिड। सेकंड नंबर लिखेंगे मेटेलिक सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये दूसरा टाइप। एमॉर्फस सॉलिड इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हम लोग को जो सॉलिड डिस्कस करना है वो केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड ही डिस्कस करना है। मेटेलिक सॉलिड में सबसे पहले तो एग्जाम्पल में आते हैं। जितना भी दुनिया में मेटल है वो सब मेटेलिक सॉलिड है, जैसे आयरन, टिन, सिल्वर, गोल्ड, या जो मेटल के मिलने से बना, जैसे एलॉय जो मेटल के मिलने से बना, उसमें आपका ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब भी मेटेलिक सॉलिड में होगा। कैसे आयनिक सॉलिड में पहले एग्जाम्पल लिखवाए थे कि आयनिक कंपाउंड जितना भी हुआ जैसे NaCl, अमोनियम फॉस्फेट, KCl, वैसे ही मेटेलिक सॉलिड में पहले एग्जाम्पल लिखवा दिए कि कौन कौन है मेटेलिक सॉलिड। तो जितना भी मेटल है वो सब है मेटेलिक सॉलिड, या जो मेटल के मिलने से बना जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज। दूसरा नंबर पे फिर आना है कंस्टिट्यूएंट पे। आयनिक सॉलिड जब पढ़ते थे तो उसका तो कंस्टिट्यूएंट आसान होता था, आयंस। लेकिन मेटेलिक सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। इसका कंस्टिट्यूएंट आपको याद रखना होगा। इसका कंस्टिट्यूएंट होता है पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कभी भी अगर एग्जाम में आए, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो उसमें आपको आंसर लिखना होगा यही, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इस चीज को हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। जैसे जितना भी मेटल है, अगर मान लीजिए कि कोई लोहे का सीट है, अगर कोई लोहे का सीट है, आयरन सीट, कोई भी मेटल है, तो मेटल में क्या होता है कि जितना भी मेटल का एटम हो, जैसे ये सब अगर मेटल का एटम है, जो भी मेटल का एटम हो वो अपना लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। किसी भी मेटल का बात कर रहे हैं, किसी भी मेटल का, वो आयरन हो, टिन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कोई भी मेटल हो, अगर आप उस मेटल को देखिएगा तो उस मेटल में मेटल का जितना भी एटम होएगा वो अपने लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो बाहर निकाल दिया तो उसके ऊपर चार्ज तो आ जाएगा पहले पॉजिटिव। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो उस एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव आयन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एटम में होता है तो उसको लोकेलाइज्ड कहते हैं, और अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल देगा तो उस इलेक्ट्रॉन को, जो कि एटम के बाहर है, एटम में नहीं है, डीलोकेलाइज्ड कहेंगे। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपका अगर अपना घर है तो आपको लोकेलाइज्ड बोलेंगे कि आपका एक लोकेशन फिक्स है। घर वाला लात मार के भगा दिया अगर आपको, आप बेघर हो गए, तो फिर आपको डीलोकेलाइज्ड बोलेंगे, क्योंकि फिर आपका कोई लोकेशन फिक्स नहीं है। कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोए हुए हैं तो कभी मंदिर के पास सोए हुए हैं। तो अगर कोई एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये सब अगर इलेक्ट्रॉन अगर एटम बाहर निकाले हुए हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये सब डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है जो एटम अपने लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हुए हैं, ये सब डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। किसी भी मेटल में ऐसा ही होता है।
लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ होता है एटम का। देखने से क्या लगता है कि डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, क्योंकि डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारा दिख रहा है, तो देखने से ये लगता है कि डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का समुद्र है और इसमें जो पॉजिटिव आयंस है, ये सब जो पॉजिटिव आयंस है वो फ्लोट कर रहा है। तो यही लिखते हैं कंस्टिट्यूएंट में कि पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। इसके बाद मेटेलिक सॉलिड में आपको ये जानना है कि मेटेलिक सॉलिड हार्ड होता है, कोई भी मेटल है तो अपना मेटल तो हार्ड होता है, मैलिएबल होगा। मैलिएबल कहने का मतलब होता है कि आप उसको जब हैमरिंग करेंगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट है। डक्टाइल होगा। डक्टाइल कहने का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटेलिक सॉलिड गुड कंडक्टर होता है। ये सारा आपको जो भी प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं वो सब मेटेलिक सॉलिड का है। मेल्टिंग पॉइंट में लिख लेंगे फेयरली हाई। मेल्टिंग पॉइंट में लिख लेंगे फेयरली हाई, इसका मतलब वो हाई के करीब ही है, हाई के जैसा ही है। तो ये अभी दो सॉलिड आपको डिस्कस किए। पहला सॉलिड बहुत आसान था, आयनिक सॉलिड, जिसमें आपको आयनिक कंपाउंड एग्जांपल लिखवाए थे लास्ट क्लास में। अगर आप लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो को रिपीट करेंगे। कंस्टिट्यूएंट उसमें लिखवा दिए थे आयंस। उसके बाद आयनिक सॉलिड में भी हार्ड लिखवाए थे, वहां आपको ब्रिटल लिखवाए थे। उसके बाद गुड कंडक्टर वहां लिखवाए थे मॉल्टेन स्टेट में, और बैड कंडक्टर लिखवाए थे आपको सॉलिड स्टेट में। क्योंकि बैड कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में इसलिए क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन जो है वो फ्री टू मूव नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट वहां भी हाई था, यहां भी हाई है। ये दूसरा आपका सॉलिड हुआ। अब जो तीसरा सॉलिड आपको बताने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो तीसरा सॉलिड आपको बताने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा याद रखना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड तो तीन प्रकार का है। मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन प्रकार का है। एक हुआ नन पोलर। आगे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइए। नन पोलर, या चलिए लिख देते हैं नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये हुआ पहला टाइप। दूसरा हुआ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन प्रकार का है। अब इसके पहले एग्जाम्पल पे आते हैं, सुनिएगा। पहला लिखा हुआ है नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहले इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको तीन कैटेगरी का एग्जाम्पल है। पहला, अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, अगर ये कोई मोनो एटॉमिक गैस है तो वो नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। अब जैसे ही ये एग्जाम्पल लिखवाते हैं तो कोई बच्चा बोलता है कि सर आप लिखवा रहे हो यार सॉलिड, एग्जाम्पल दे रहे हो गैस को। हम बोले कि देखो, गैस कोई भी हो, जैसे हीलियम गैस है, 11th में पढ़ाया जाता है कि अगर आप गैस को कॉम्प्रेस करोगे, गैस को अगर आप हाई प्रेशर पे लाओगे तो फिर गैस लिक्विड हो जाएगा। अब अगर आप उसको टेम्परेचर और कम करते जाओगे तो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा।
अब अगर मान लो कि कोई हीलियम गैस को जमा दिया, सॉलिड कर दिया, अब सॉलिड करने के बाद आपके पास ले आया कि लीजिए ये सॉलिड है, अब आप बताइए कि ये किस टाइप का सॉलिड है, तो उसको एमॉर्फस नहीं बोल देंगे, वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी कौन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी कौन सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान से समझना है, दिमाग में रखना है कि गैस भी सॉलिड तो हो सकता है ना, गैस को भी तो आप उसको कूल करके हाई प्रेशर पे उसको आप सॉलिडिफाई कर सकते हैं। और जब वो सॉलिड बन गया तो आखिर उसको किसी न किसी कैटेगरी में तो डालिएगा ना, तो वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। सेकंड एग्जांपल, जो भी इस तरीके का है, सेम एटम के मिलने से बना मॉलिक्यूल, जैसे H2, Cl2, O2, P4, S8, ये सब हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके पास कोई प्रकार का चार्ज नहीं है। तीसरा ये दिमाग में रखेंगे, बहुत बच्चे क्लास 11th जो नहीं पढ़े हुए होते हैं उनको तो यहाँ पर दिक्कत होता है, तो उनको ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल क्या होता है, अभी फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे कि कभी भी अगर दो चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट हो जाए, कभी भी अगर दो चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट हो जाए तो जो अरेंजमेंट बनता है ना उसको डाइपोल कहते हैं। जहां डाइपोल होता है ना वहां डाइपोल मोमेंट होता है। अब किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसको नॉन पोलर कहा जाता है। थर्ड एग्जांपल में CO2, CO2 में क्या है, C एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो 11th का बाद अगर 11th पढ़े होंगे तो थोड़ा दिमाग में आएगा, इधर डाइपोल मोमेंट ऐसे दिखाया जाता है, इधर डाइपोल मोमेंट ऐसे दिखाया जाता है। अब आप देखिए कि दो वेक्टर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो रिजल्टेंट यहाँ का जीरो होगा। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट जीरो वाला एग्जांपल है। तो जिस भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, जैसे CO2, BeCl2, CCl4, तो ये सारा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। अभी हम केवल एग्जांपल लिख रहे हैं। इसमें आइए, इसमें लिखा हुआ है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो मॉलिक्यूल जिसके पास चार्ज हो, जैसे HCl, इस पे हल्का प्लस इस पे हल्का माइनस चार्ज होगा, जैसे SO2। तो जो भी मॉलिक्यूल जिस पे चार्ज है तो वो हुआ आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड है, यहाँ आयनिक बॉन्ड नहीं होना है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होना है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने। हाइड्रोजन बॉन्ड भी 11th में जब पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए इन तीन एलिमेंट में से किसी का होना जरूरी है। वो कौन, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जिस भी मॉलिक्यूल में फ्लोरीन होएगा या ऑक्सीजन होएगा या नाइट्रोजन होगा तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जैसे HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल हुआ, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल हुआ, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल हुआ। अभी केवल हम एग्जांपल बताए, अब आगे बताते हैं, इतना पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद एग्जांपल के बाद आप क्या करेंगे, कॉपी पर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखेंगे, उसको ऐसे तीन कैटेगरी में बांटेंगे, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देंगे लिखने में, उसके बाद एक ही पेज में उसको हटाएंगे। समझिएगा कि इस तरीके से कॉलम बना हुआ है, पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखने के बाद लिखना है बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स किस फोर्स से आपस में बंधा हुआ है। जैसे कहने का मतलब कि अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लाए, जैसे हीलियम गैस को फ्रीज करके लाए, तो उसमें तो करोड़ों हीलियम है। अगर हीलियम को अगर सॉलिडिफाई कर दिया गया है तो उसमें तो करोड़ों हीलियम है। अब आखिर वो करोड़ों हीलियम आपस में किस फोर्स से बंधा हुआ है, तो इसका बाइंडिंग फोर्स लिखेंगे डिस्पर्सन या लंदन फोर्स। इसका बाइंडिंग फोर्स ये याद रखिएगा,
जब एकदम नॉन पोलर है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब बिना चार्ज वाला, तो दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स वहां लगेगा, इससे वीक फोर्स और कोई नहीं होता है। इसके बाद अगर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो यहां जो बाइंडिंग फोर्स है वो इससे थोड़ा एक लेवल हाई है, मतलब डिस्पर्सन और लंदन फोर्स से थोड़ा हाई फोर्स लगेगा, उसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो यहां जो बाइंडिंग फोर्स होएगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं यहां पे, इसको अभी हम मिटा रहे हैं, ऊपर वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड वाला पार्ट को मिटा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप का है, वो तीनों तो यहां नाम लिख ही दिया गया है। हम आपको एक बात पहले ये बता दें, ऑर्डर ऑफ फोर्स, ऑर्डर ऑफ फोर्स ये दिमाग में रखिएगा कि सबसे कमजोर फोर्स कौन है, तो डिस्पर्सन फोर्स, ये सबसे कमजोर फोर्स है, इसी को हम लोग लंदन फोर्स कहते हैं, ये सबसे कमजोर फोर्स है। इससे जो मजबूत फोर्स होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। जगह कम है मेरे पास इसलिए हम इतना ही लिख रहे हैं, आप पूरा लिख लेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स, वो इससे मजबूत होता है। इससे जो मजबूत होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे जो मजबूत होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, इससे जो मजबूत होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, इससे जो मजबूत होता है वो होता है मेटेलिक बॉन्ड। कैमरा में अगर ये कट रहा हो तो हम ये बता दें, ये मेटेलिक लिखा हुआ है, आयनिक बॉन्ड के बाद मेटेलिक बॉन्ड। दिमाग में रखेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ फोर्स है, ऑर्डर ऑफ फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स केमिस्ट्री में कौन सा मिलेगा, तो डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। इससे मजबूत कौन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इससे मजबूत कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे मजबूत कौन, कोवैलेंट बॉन्ड। इससे मजबूत कौन, आयनिक बॉन्ड। इससे मजबूत कौन, मेटेलिक बॉन्ड। अब ये दिमाग में रखेंगे कि जिसमें ये सबसे कमजोर फोर्स लग रहा है वो सॉफ्ट होएगा, जिसमें इससे थोड़ा मजबूत लग रहा है ये भी सॉफ्ट होएगा। इससे जो मजबूत होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सॉफ्ट नहीं है, अब बहुत हार्ड भी नहीं है, मतलब ये यहां से हार्ड होना स्टार्ट होगा, यहां से हार्ड होना स्टार्ट होगा। देखिए हम हार्ड को कैसे लिखे हैं, डॉटेड डॉटेड लाइन से लिखे हैं, मतलब यहां से हार्ड होना स्टार्ट होगा। ये सब कंप्लीट हार्ड है और हार्डनेस बढ़ते जा रहा है, ये दिमाग में रखेंगे। लेकिन यहां से हार्ड होना स्टार्ट हुआ है, हार्ड नहीं एकदम, सॉफ्ट तो है नहीं, हार्ड होना स्टार्ट हुआ है, ये हार्डनेस का लेवल बढ़ गया, और हार्ड और हार्ड, और ये सब सॉफ्ट है। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि बाइंडिंग फोर्स जैसे लिख दिए, अब इसके बाद ये लिखना है नेचर कि ये सॉफ्ट है, ये लिखना है कि ये सॉफ्ट है, ये लिखना है कि ये सॉफ्ट है, ये लिखना है कि ये इंसुलेटर है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी लिखना है कि ये इंसुलेटर है, ये भी लिखना है कि ये इंसुलेटर है। इसमें लिखना है कि मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट लो, मेल्टिंग पॉइंट लो। यहां सॉफ्ट गलती से लिखा गया है, यहां हार्ड लिखना है, हार्ड लिखना है, हार्ड होना यहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका लो ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड होना स्टार्ट ही हुआ है, कहीं टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाएगा। कंस्टिट्यूएंट किसी का लिखना हो, कंस्टिट्यूएंट कि क्या किसके मिलने से बना है कंस्टिट्यूएंट, तो कंस्टिट्यूएंट सबका एक जगह लिख देंगे, सबका, सबका कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल है, लिख दे रहे हैं मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट में इसका भी कंस्टिट्यूएंट
मॉलिक्यूल, इसका भी कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल। दिमाग में रखेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जितना बात लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे को ये बात अगर याद रहेगा तो हम इसके बाद क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम माइंड सेट कर ले। 4 प्रकार का होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला टाइप पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था, वो था आपका आयनिक सॉलिड। दूसरा बताया आज मेटालिक सॉलिड। तीसरा बताया आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार का, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसके एग्जांपल्स को बताया, इसके एग्जांपल्स को बताया, इसके एग्जांपल्स को बताया। बाइंडिंग फोर्स लिखवाए, फोर्स के ऑर्डर को बताया, ये बताएं कि दुनिया का ये सबसे कमजोर फोर्स, ये इससे थोड़ा मजबूत लेकिन ये भी कमजोर ही है, ये इससे मजबूत, ये इससे मजबूत, ये इससे मजबूत, ये इससे मजबूत। किसी में अगर ये दोनों अगर लगते रहेगा तो वो सॉफ्ट होएगा, ये लगते रहेगा तो हार्ड होना स्टार्ट हुआ, यहां से कंप्लीटली हार्ड हो गया। उस आधार पे फिर बाकी का ये प्रॉपर्टीज बताया। अब एक टाइप और बच गया, लास्ट वाला कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब वो डिस्कस करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। इसके बाद अब आप लोग हेडिंग कॉपी पर दे सकते हैं, चौथा और आखिरी टाइप कोवेलेंट सॉलिड, जिसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं और एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं। चौथा नंबर है ये कोवेलेंट सॉलिड, इसी को बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, इसी को बोलते हैं एटॉमिक सॉलिड। चलिए धीरे धीरे बात करते हैं। पहले तो एग्जाम्पल में आइए, देखिए जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, तो सॉरी कोवेलेंट सॉलिड, नाम में ही कोवेलेंट है, इसका मतलब कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड तो दिखना है आपको। अब कोई कहेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी दिखता था, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में और इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इसमें आपको नेवर एंडिंग चेन दिखेगा। जैसे जब आप पढ़ते थे कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, तो डायमंड में ये पढ़ते थे कि एक कार्बन अपने 4 बॉन्ड से 4 दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है, और ये इस तरीके से नेटवर्क चलते रहता है कि एक कार्बन अपने 4 बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ गया और ये चलते जा रहा है, ये नेवर एंडिंग चेन है। तो ये इसका एग्जाम्पल में आएगा। नेवर एंडिंग चेन है मतलब कि नेटवर्क बना रहा है, इसीलिए इसको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बाइंडिंग फोर्स यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। जी अभी यहीं पर लिख दे रहे हैं बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड है, सारा का सारा आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसको कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। नेटवर्क बनाए हुए इसलिए नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। डायमंड हो गया, अगर ग्रेफाइट को भी देखें तो ग्रेफाइट में भी यही बात है, उसमें होता है कि ऐसे हेक्सागोनल रिंग बनता है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे हेक्सागोनल रिंग बनाता है, इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग बनता है। फिर इसके नीचे भी ऐसा ही रिंग बनता है। इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग बनते जा रहा है। ये लेयर वाइज स्ट्रक्चर है, ये सब लेयर आपस में जुड़ा हुआ होता है वान डर वाल फोर्स से, लेकिन नेवर एंडिंग चेन इसमें भी दिखता है। जो बालू होता है SiO2, सिलिकॉन ऑक्सीजन से जुड़ा, फिर दूसरा सिलिकॉन जो है, कोई दूसरा सिलिकॉन वो भी 2 ऑक्सीजन से जुड़ा, फिर इसके नीचे अगर कोई सिलिकॉन है तो वो भी 2 ऑक्सीजन से जुड़ा, और इस तरीके से चलते जा रहा है।
इस तरीके का स्ट्रक्चर चलते जा रहा है। तो ये इसमें भी नेवर एंडिंग चेन होता है, बालू में भी। केवल सिलिकॉन है तो वो भी नेटवर्क के रूप में होता है, सिलिकॉन कार्बाइड है वो भी नेटवर्क के रूप में रहता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है Al और बड़ा वाला N, Al A बड़ा L छोटा एल्यूमिनियम और N बड़ा वाला एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का। एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपको 3-4 एग्जाम्पल देगा और उसके बाद आपको बोल देगा कि इनको आप क्लासिफाई कीजिए कि ये किस तरीके का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो सबका आपको एग्जाम्पल दिमाग में रखना होगा, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में बताएं, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में बताएं, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में बताएं, या जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में बता रहे हैं, जो आयनिक सॉलिड में बताए हैं, जो मेटेलिक सॉलिड में बताए हैं। तो ये तो पहले एग्जाम्पल बताएं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में, और ये बताएं कि बाइंडिंग फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद बाइंडिंग फोर्स के बाद इसके नीचे लिखेंगे, हम इसके बगल में लिख दे रहे हैं कंस्टिट्यूएंट, कि किसके मिलने से बना है। तो ये सब क्या है? ये सब एटम है, एटम के मिलने से बना है। कोवेलेंट सॉलिड जो है एटम्स के मिलने से बना है, इसीलिए इसको एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं। यहां अगर पूछ देगा, आप इसके नीचे लिखेंगे ये और उसके नीचे लिखेंगे फिर बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग फोर्स कि किस फोर्स से जुड़ा हुआ है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड से, आपस में किससे जुड़ा हुआ है? तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके बाद बाइंडिंग फोर्स लिखने के बाद फिर लिखेंगे कि जो भी कोवेलेंट सॉलिड है, सारा का सारा कोवेलेंट सॉलिड इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें केवल एक एक्सेप्शन है, अब वो है ग्रेफाइट। दिमाग में रखेंगे कि ग्रेफाइट को छोड़ के जितना भी कोवेलेंट सॉलिड है वो सब का सब इंसुलेटर है। इसके बाद ये लिखेंगे हार्ड, मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे वेरी हाई। तो ये आपका पूरा का पूरा चारों सॉलिड डिस्कस हो गया। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो 4 टाइप था वो चारों टाइप आपको बता दिए। अब इसके बाद किस तरीके से सवाल आता है वो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन तो जो प्रॉपर्टीज बताएं उससे तो पूछेगा ही, इस तरीके से भी लैंग्वेज में उलझा के पूछता है। आपको हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं किताब से। क्वेश्चन है, सॉलिड ए, कोई सॉलिड है ए, ये क्लियर नहीं किया कि कौन सा सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है कि आयनिक सॉलिड है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है कि कोवेलेंट सॉलिड है, ये इंडिकेट नहीं किया, केवल लिखा सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड, इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। कोई सॉलिड ए है जो कि बहुत हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। इन सॉलिड एज वेल एज इन molten state, as well as in molten state, and melts at extremely high temperature, and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? वो कैसा सॉलिड है? अब देखिए, क्वेश्चन को ना बहुत आराम से 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए, तब इसमें लिखना चाहिए कि ये कैसा सॉलिड है। ऐसा प्रॉपर्टीज कुछ लिखे और आपसे पूछेगा,
पहले देखिए सॉलिड ए जो है बहुत हार्ड है, इसका मतलब है कि वो कौन नहीं है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड तो नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड तो बहुत हार्ड नहीं होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सॉलिड में भी और पिघला हुआ है तब भी। इसका मतलब है कि वो आयनिक सॉलिड तो नहीं है, आयनिक सॉलिड तो वो नहीं है। आयनिक सॉलिड इसलिए नहीं है क्योंकि वो मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर होता है, ये मोल्टेन में भी बैड कंडक्टर है और सॉलिड में भी बैड कंडक्टर है। मेटेलिक सॉलिड भी नहीं है, क्योंकि मेटेलिक सॉलिड भी जो है वो आपका गुड कंडक्टर होता है, लेकिन ये तो बैड कंडक्टर है। उसके बाद लिख दिया कि मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है, आप बताइए कि ये कौन सा सॉलिड है, तो जो एक बच गया, मॉलिक्यूलर है नहीं, आयनिक है नहीं, मेटेलिक है नहीं, तो कौन सा सॉलिड है, तो ये हो गया कोवेलेंट सॉलिड, या इसी को बोल देंगे नेटवर्क सॉलिड, या इसी को बोल देंगे एटॉमिक सॉलिड, ऐसा लिख देंगे, मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो लैंग्वेज देगा आपको, अगर पूरा प्रॉपर्टीज दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से फिर बता पाओगे। अगला एक छोटा सा सवाल दिखाते हैं। What type of solids are electrical conductor? What type of solids are electrical conductors, malleable एंड डक्टाइल? अब देखिए कौन सा सॉलिड है जो गुड कंडक्टर भी है, मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है। अगर आप प्रॉपर्टीज दिमाग में रखे होइएगा तो आप इसका आंसर बता दीजिएगा मेटेलिक सॉलिड। तो आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करिए, एक नंबर के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे ना, वो सब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि सॉलिड दो प्रकार का है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, दोनों के बीच का टाइप हो गया। और उसके बाद ये भी इंट्रोडक्शन ही था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स को डिस्कस करें। अब यहाँ से जो अब आगे बढ़ेगा ना, वहाँ से मेन सिलेबस इस चैप्टर का स्टार्ट होएगा। तो यहाँ तक आप अपने पढ़ाई को अच्छे से रिवाइज करके माइंड में रख के अगले क्लास का फिर इंतजार करिएगा सॉलिड स्टेट का। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।